राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को बाइक रैली के चलते हुए तशद्दुद की शुरुआती जांच में पुलिस और इंतजामिया की खामियां मंजरेआम पर आने लगी है। पुलिस के मुताबिक हडवाड़ा बाजार में बाइक रैली के गुजरने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन वहां बहुत कम पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। तशद्दुद फूट पड़ने के बाद भी पुलिस की वहां पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। दूसरी जानिब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेयर सोमिया गुजर और आजाद काउंसलर मतलूब अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी जानब इस मामले में अभी तक 20 अफराद पर केस दर्ज किया जा चुका है और कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है। हालात को देखते हुए 7 अप्रैल तक करौली में कर्फ्यू में तौसी कर दी गई है और इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल रखा गया है। करौली में जिस तरह से गुज़श्ता दिनों से तशद्दुद के वाक़यात दरपेश आए हैं, उसके बाद इंतजामिया ने वहां पे कर्फ्यू अमल में लाया, कर्फ्यू नाफिज किया। उसके बाद हालात काबू में हुए, लेकिन अब वहां पे कर्फ्यू में मजीद तौसी कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस और इंतजामिया की खामियाबी मंजर आम पर आने लगी है। पुलिस के मुताबिक हडवाड़ा बाजार से बाइक रैली के गुजरने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन वहां बहुत कम पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। तशद्दुद फूट पड़ने के बाद भी पुलिस को वहां पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। दूसरी जानिब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेयर सोमिया गुजर और आजाद काउंसलर मतलूब अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी जानिब इस मामले में अभी तक 20 अफराद पर केस दर्ज किया जा चुका है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, पुलिस के और भी बहुत सारे इंकशाफात दरपेश है, क्या कुछ है अभी की ताजा सूरत हाल? देखिए, पूरे मामले को लेकर के जो भी एसआईटी की तफ्तीश है वो जारी है। बहुत से लोगों को, जैसा कि आपने बताया, कि अभी इसमें शामिल किया गया है। कई लोगों को लेकर के इसमें फिलहाल बातचीत की जा रही है कि और भी नाम इसमें आ सकते हैं। इन तमाम हालात के अंदर अभी जो नए नाम उजागर हुए उनको बाकायदा अपने गिरफ्त में लेने और पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। इस पूरे मामले पर जयपुर में जो राजस्थान मुस्लिम फोरम है उसने भी अपने जो राजस्थान के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं उनसे मिलकर के ये मांग की है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग हैं मुतासिर हैं इस पूरे मामले से, उनको जल्द से जल्द जो उनका मुआवजा है वो मुहैया कराया जाए। जी, फिलहाल जो अभी शुरुआती जांच में जो पुलिस की और इंतजामिया की जो नाकामियां हैं वो किस तरह से मंजर आम पर आई हैं, क्या कुछ उन नाकामियों में शामिल है? देखिए, नाकामियों में सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो रूट था उस रूट को फॉलो नहीं किया। आपने जो तमाम लोग था उनकी जो तमाम तरह की बातें की गई थी कि भाई कहाँ से जाएंगे, क्या काम करेंगे, और जो वहां पर एकदम से जब विरोध हुआ, टकराव हुआ, तो बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसको वक्त रहते एक्शन नहीं लिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने लापरवाही बरती, पूरे मामले को हल्के में लिया, वक्त रहते एक्शन नहीं लिया। जो पहले शिकायतें की गई थी 2 दिन पहले तक पीएफआई की ओर से, उसमें भी उन्होंने इस पूरी जो शिकायत को बहुत हल्के में लेते हुए नजरअंदाज कर दिया। बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी एसआईटी बातचीत कर रही है, जांच कर रही है, हर एंगल से गौर फिक्र करिए ताकि जो मामला है उसमें सख्त एक्शन लिया जाए और जो राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात कर रहा है वो एक मैसेज दिया जा सके कि हमारे यहाँ अरबाज ये बताए अभी लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह की वहां पे सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि तशद्दुद फूट पड़ा था, लोग सड़कों पे आकर एहतजाज कर रहे थे, अभी का क्या मंजर है वहां पे? देखिए, अब जो लोकेशन है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचने की बात कर रहे हैं। बहुत सी ग्राउंड जो रियलिटी फाइंडिंग रिपोर्ट्स के हिसाब से जो समितियां हैं वो पहुंच रही हैं, वो बाकायदा कोशिश कर रही हैं कि वहां मौके पर पहुंच करके जो हालात है उनको जायजा लिया जा सके, सच्चाई का पता लगाया जा सके, लोगों से बातचीत की जा सके, जो मुतासरीन है उनसे बाकायदा उनका जो हाल है वो पता किया जा सके कि उनको किस तरह से मदद मिल रही है, उनको इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो लोग नुकसान उन्होंने हुआ है जान का, माल का, उन लोगों को बड़ा बातचीत करके देखा जा रहा है कि जो घायल हुए हैं उनका इलाज कैसा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है उसको लेकर के सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है, इन चीजों पर बातचीत की जाए। चलिए अरबाज, इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले शेख शोएब और सानिया के वालिद ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए खून पसीना एक किया। बच्चों ने भी अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की और MBBS में सीट हासिल किया। चंद दिन कबल कोरोना की वजह से वालिद की मौत हो गई, जिसके बाद इन दोनों बच्चों के पास फीस की अदायगी का कोई जरिया नहीं रहा। वालिदा जहरा बेगम ने उनके बच्चों की मदद करने की अपील की है। वाज़ेह है कि हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले सानिया ने MBBS में सेकंड रैंक हासिल करते हुए ककतिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, जबकि शोएब कन्वीनियर कोटे के तहत एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़ैरी तालीम है। इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने वाले दोनों बच्चे माली मदद से मुंतजर है। हमारे साथ शोएब हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे कि KCR हुकूमत से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है? हेलो शोएब, आपसे जानना चाहेंगे KCR हुकूमत से आपकी क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, मेरा नाम शेख शोएब है जी। हाँ, तो नीट का प्रिपरेशन के टाइम में क्या हुआ बोलो तो ये अब्बा ये कोरोना से रहने से बोलते कोरोना आया बोल के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे जी। हाँ, कोरोना इंफॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि बच्चों को पढ़ी डिस्टर्ब होता बोल के सोच के हमारे अब्बा कोरोना के बारे में हमको बहन को मेरे को इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिए थे जी। तो क्या हुआ बोल तो उनका ड्रीम था छोटे जब से ये जैसे डॉक्टर के जैसे लोगों अपन पब्लिक की इंस्पिरेशन हो सकते हो, फ्री सर्विस कर सकते बोल के छोटे जब से जो मोटिवेशन वर्ड्स बोलने से वो माइंड में अपन को फिक्स होके वो ड्रीम मतलब डैडी का ड्रीम अपन कर लिए बोले सर जी। तो बात क्या वो तो प्रिपरेशन होने के टाइम में एकदम अचानक ऐसा अब्बा ऐसा कोरोना से इंतकाल हुए होके सरप्राइज बोलो शॉक हो गए थे एकदम जी। बाद में क्या हुआ बोलते तो कैसा तो भी 1.5 मंथ तक डिप्रेशन में होते मैडम। जी तो जी। डिप्रेशन होने के बाद कैसा तो भी अब्बा का ड्रीम फुलफिल करना ना जी। कैसा तो भी करना, सीट मारना, पब्लिक को सर्विस करना है वो तो कंपलसरी जरूरी है ना बोल के फिर जी। घर के बैठ के ये 1.5 मंथ हार्डवर्क करके दिल में रख लेके बहुत कोशिश करे। बहन को माशाल्लाह ये काकतीय मेडिकल कॉलेज में आया, मेरे को अयान मेडिकल कॉलेज मोनाबाद में आया था मैडम जी। हाँ, जो अभी क्या बोलते ज्वाइनिंग के वास्ते तो बहुत तकलीफ हुई थी। जब क्या हुआ बोलते जब ऐसा जो ऐसा ट्रस्ट से जो मुस्लिम माइनॉरिटी के ट्रस्ट की तरफ से वो ज्वाइनिंग हुआ था, अभी तो हॉस्टल फीस मेस फीस के बारे में बहुत तकलीफ हो रही मैडम। जी लुबे लुबाब, आप हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो आपकी फीस की अदायगी है वो बर वक्त अंजाम दी जाए ताकि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपके वालिद साहब का जो सपना था वो पूरा हो सके। जी जी जी, वो तो अभी तक कुछ भी रिस्पांस ना, अभी तो थोड़े थोड़े रिस्पांस ऐसा कॉल्स करके बात कर रहे हैं मगर अभी तो कोई भी रिस्पांस नहीं हुए थे मैडम जी। तो बात क्या बोलते बहन को एक अनवर सर बोल के अयान फाउंडेशन के फाउंडर है वो लोग बहन को 50,000 चेक जब चेक दे के वो क्या तुम बोले थे जी। आप मेरा तरफ शायद ये बताया कि जैसा कि ये जो कोर्स है आपका ये 5 साल का कोर्स है, इसमें टोटल कुल मिला के कितना रकम दरकार है? जी जी, मेरे को अभी 1,47,000 तक मेरे को पर ईयर बनना पड़ता मैडम। मेरे कॉलेज के कन्वीनर सीट है ना मेरा, तो 1,47,000 पर एनम बनना पड़ता मैडम। तो साल को 1,50,000 डालो तो 5 to 6 लाख तक होता मैडम। मेरा कंप्लीट 4.5 कोर्स है मेरा, यानी 6 लाख की इमदाद की आपको अशद जरूरत है। जी जी जी। तो 5 साल का लंबा कोर्स है, इसके लिए आपको किस किस जरिए से आप चाहते हैं कि मदद की जाए? जी वो तो अपन नहीं अब क्या कैसा बोलता जो लोग अपने सामने आने के बाद सेकंड ईयर से कौन रिस्पॉन्ड होते कि नहीं मालूम ना मैडम कैसा बोल के वही बहुत तकलीफ हो रही मैडम, वो जिसके बारे में सोच रहे थे। जानना चाहेंगे शायद आपसे कि आपके घर के हालात जो है वो किस तरह से, घर का जो खर्चा है वो किस तरह से चलता है, जरिया क्या है माइश का? जी एक्चुअली वी डोंट हैव ओन हाउस मैडम। हमारे को तो ये ओन हाउस तो ओन घर तो मकान तो कुछ भी नहीं है मैडम। अब्बा जी वाली साहब तो क्या करे, ये ऑनलाइन DDP सेंटर इंटरनेट सेंटर लगा के महीने को ये रेंट को घर को किराए को रह के ऐसा करते थे। 20-25 साल तक हमारे बहन को मेरे को बहुत पढ़ाए थे मैडम।
तो अभी तो मकान कुछ भी नहीं है। अब्बा वाले साहब तो ऐसा करके बहुत पढ़ा के ऐसा मेहनत करके पढ़ाए थे, उनका ड्रीम फुलफिल करना बोल के ऐसा कर लिए। और अम्मी भी बहुत प्रॉब्लम्स में है, क्या बोलते तो 2 साल के पीछे अम्मी को डिस्क प्रॉब्लम में ऑपरेशन हुआ था, 2 साल का नीचे कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोले थे। अभी तो मेरी माँ कुछ भी नहीं कर सकती मैडम, मेरी माँ तो कुछ भी नहीं कर सकती, अब्बा नहीं है और बहन नहीं है। ऐसा कैसा 4 साल 4.5 years प्लस 1 year 5.5 years कैसा गुजरना, कैसा करना बोल के सोच रहा हूँ मैडम। जी चलिए शायब, फिक्र की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत यहाँ की पुरताउन मदद करेगी। आपकी जो पढ़ाई है वो मुकम्मल, आपकी जो बहन है उनकी भी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और आपके तमाम जो हालात हैं वो हर सूरत में सही होते हुए नजर आएंगे। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बीजेपी आज अपना 42वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। पीएम ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को मुसलसल मजबूत कर रही है। पीएम ने पहली पार्टी सदर जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बीजेपी कारकुनान से खिताब किया। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजा शाह कोटाला मैदान में एक नई सियासी पार्टी का ऐलान किया गया था। इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने वजूद में आने के बाद एक लंबा सियासी सफर तय किया है। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। गुज़श्ता 16 दिनों में ये 14वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 और 85 पैसे का इजाफा किया गया। बढ़ती हुई कीमतों के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 120 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफ़ी जो इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो दूध सब्जी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, दिल्ली में आता है, सब्जियां आती हैं, दूध आता है, उस पर असर बहुत महंगी हो रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने से। पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ रहा है, दैट इज इन नॉट ए गुड कंडीशन ऑफ द कंट्री। सरकार को देखना चाहिए ताकि इसका ऊपर टैक्स वगैरह ना लगा के थोड़ा लोगों को राहत दे। अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ाते 80 से मतलब 104 पे आ गया है। हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे हैं, पेट्रोल में क्यों नहीं जीएसटी लगा रहे? जो आम जनता है उसको मतलब
पेट्रोल का क्योंकि यूज़ है ही, उसे करना ही करना है, तो किसी न किसी तरीके से उसको जो है बियर करना ही करना है। तो ये एक जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये। नहीं, पेट्रोल का डीजल बहुत दाम बढ़ रहा है। इस डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम पे आम आदमी का बहुत असर पड़ रहा है, किंतु टैक्स तो नहीं कम रहा है। लेकिन हमारा जो हम सरकारी नौकरी वाले आदमी है, लेकिन इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दाम तो मतलब पहले जैसा होना चाहिए था, 100 जैसा 96 वैसा होने से हम लोगों के लिए अच्छा होता है। देखो पीछे से तो तेल आ ही रहा हो तो इंटरनेशनल मार्केट है, इंडिया में इतना तेल तो पैदा होता नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल जब परचेज करेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। मुंबई वासियों पर महंगाई की दोहरी मार का सामना है। आज से महानगर गैस लिमिटेड ने फी किलो सीएनजी को कीमतों में 7 रुपए जबकि फी किलो पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद अब फी किलो सीएनजी 67 रुपए जबकि फी किलो पीएनजी 41 रुपए हो गया है। रियासती हुकूमत ने सीएनजी पर 13.5% वैट को कम किया था, जिसकी वजह से सीएनजी सस्ती हो गई थी। ताहम अब वैट को बढ़ा दिया गया है, इसलिए आवाम के लिए सीएनजी और पीएनजी महंगाई हो गई है। वहीं दिल्ली में भी फी किलो सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली की एक जिला अदालत ने मंगल के रोज दिल्ली के सोनिया विहार इलाके के 6 लोगों को 2020 के फसादात के सिलसिले में गैरकानूनी तौर पर इकट्ठा होने और तोड़फोड़ में मुलव्वस होने के इल्जाम में बरी कर दिया। इस मामले में सोनिया विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि हुजूम ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ के साथ साथ आतिशबाजी की, जिससे इलाके में दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तहकीकात के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और ये दावा किया गया कि तमाम मुल्जिमीन के खिलाफ ऐनी गवाह के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद भी मौजूद है। मुल्जिमीन के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमीन को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कानूनी तौर पर काबिल कबूल शवाहिद मौजूद नहीं है। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने इस्तिगासा और वकील दिफा की दलीलें सुनने के बाद मुल्जिम अजय, रोहित सक्सेना, राज उर्फ धीरज और हरविंदर रावत के नाकाफी सबूतों की बुनियाद बनाकर बरी कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी से सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर दिया है। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में जारहा रूसी को सलामती कौंसिल से बरतरफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने फराइज इस तरह अंजाम नहीं दे पा रहा है जिस मकसद के लिए इसका क़याम अमल में आया था। ज़ेलेंस्की ने रूसी फौज की बर्बरियत का जिक्र करते हुए अमरीका और मगरबी मुल्कों से रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कीव को आलमी जमहूरियत और मज़ाहमत का मरकज करार दिया है। अमरीका और इसके इत्तेहादी रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने की तैयारी में जुटे हैं। अमरीका ने यूक्रेन को $100 मिलियन की फौजी इमदाद देने का वादा भी किया है। उधर यूक्रेन के शहरियों पर रूसी हमले जारी है। लीवियो शहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई है। Зараз принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив в Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись, як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно, що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій, у ще один наступ. Але у нас немає жодного іншого вибору. Вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо і робимо все для цієї перемоги.
सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान ने यूक्रेन की अबतर होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। हिंदुस्तान ने बूचा कत्लेआम की मजम्मत की और मामले की आजादाना जांच के मुतालबे की तायीद की। Madam President, the situation in Ukraine has not shown any significant improvement since the Council last discussed the issue. The security situation has only deteriorated, as well as its humanitarian consequences. Recent reports of civilian killings in Bushehr are deeply disturbing. We unequivocally condemn these killings and support the call for an independent investigation. We hope the international community will continue to respond positively to the humanitarian needs. We support calls urging for guarantees of safe passage to deliver essential humanitarian. माईशी बहरान से दो चार श्रीलंका से सदर गोताबाया राजापक्षे ने इमरजेंसी के फैसले को वापस ले लिया है। मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद ये फैसला लिया गया है। गैर मामूली इख्तिसादी बहरान से नाराज सैकड़ों लोगों ने सदारती महल पर धावा बोल दिया था। मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए फौज ने ताकत का इस्तेमाल भी किया। श्रीलंका में ईंधन और रसोई गैस के अलावा एशियाई जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसके बाद अवाम हुकूमत से नाराज है।